हम लोग फिर अब शुरू करते हैं अपना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एरिया। हम शुरू करते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट। एसेट आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक होता है जनाब जिसे हम कहते हैं नॉन करंट एसेट एंड देन देयर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड करंट एसेट। करंट और नॉन करंट एसेट्स के दरमियान जो बाइफर्केशन है या जो डिवीजन है, तो इसको समराइज मैं कर देता हूं कि हम लोग ऐसे एसेट्स को करंट एसेट्स कहते हैं, ऐसे एसेट्स को करंट एसेट्स कहते हैं विच आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू द कैश। ये कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे और विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, राइट, नेक्स्ट 12 मंथ्स। या ऐसी चीजें जो कि आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में आती हैं, इस तरह की चीजों को हम लोग करंट एसेट्स कहते हैं और इनको करंट एसेट्स के अंदर लिखते हैं। जबकि नॉन करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि एंटिटी के कंट्रोल में होते हैं और एंटिटी ने इसको इस्तेमाल करते हुए कोई फ्यूचर बेनिफिट हासिल करना होता है। ठीक है जी, तो ये जो फ्यूचर बेनिफिट एंटिटी इस एसेट से हासिल करती है वो उसकी मदद से कोई ना कोई इनकम हासिल करती है, कोई ना कोई अपनी एक्टिविटी के अंदर कोई बेनिफिट हासिल करती है एंड सो ऑन। तो ये जो एसेट्स होते हैं, जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जनाब मोर देन 12 मंथ्स के लिए ये एसेट्स यूज हो सकते हैं या मोर देन 12 मंथ्स इनकी यूजफुल लाइफ नॉर्मली होती है। हम लोग जब एसेट्स की बात करते हैं तो इस चैप्टर में एसेट से मुराद है जनाब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इसके अलावा तमाम एसेट्स जो कि कंपनी के रिसोर्सेज हैं, कंपनी के पास हैं और कंपनी ने बिजनेस ने उनको इस्तेमाल करते हुए अपने फ्यूचर के प्रॉफिट्स हासिल करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि जब हम इस एसेट को परचेज करते हैं तो इसकी कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हैंडल करता है IAS 16। तो IAS 16 ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ एसेट कि जब भी कभी आप कोई एसेट परचेज करें तो इसमें कौन कौन सी चीजें इसकी कॉस्ट का पार्ट बनेंगी। कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट जो आप पे करते हैं, कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, चेक आ सकता है, क्योंकि लोग जो है ना वो बहुत ही तेज होते हैं, वो कहते हैं अच्छा इसका क्या मतलब है कि अगर हमने चेक से पेमेंट की तो वो इसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि आपने तो कैश लिखा है। तो स्टैंडर्ड ने कहा कैश या कैश इक्विवेलेंट, कैश के मतलब जितनी भी कैश जैसी चीजें हैं, बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं जो कैश के इक्विवेलेंट हैं, या कोई रिसीवेबल आपने साथ में जो है ना वो फोरगो कर दिए कि जनाब ये चीज ले लो और मुझे एक एसेट दे दो, यानी कि उसको लेने के लिए आपको जो जो भी अपने एसेट्स देने पड़े वो तमाम and the fair value of other consideration given to acquire the asset at the time of its acquisition or construction। ठीक है जनाब, तो ये जो फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन है इसकी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देने लगा हूं। नॉर्मली फर्ज करें कि आपने एक बंदे से कोई एसेट परचेज करना है और उस बंदे को आप कहते हैं कि यार तुम्हारी ये जो एसेट है ना इसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए जो है वो मैं तुम्हें कैश दे देता हूं और 1 लाख रुपए मैंने तुमसे लेने थे, तो वो उसके साथ एडजस्ट कर लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1 लाख रुपए हैं ये कैश है जो मैंने उसको दिया, और ये वाले जो 1 लाख रुपए हैं ये कैश इक्विवेलेंट है जो मैंने इसको दिया। कैश इक्विवेलेंट नहीं, ये है क्या कहते हैं उसे, चलो इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं इसमें 50,000 जो है वो हमने बॉन्ड्स दिए और 50,000 पे हमने उससे रिसीवेबल थे, तो वो हमने इस तरीके से उसको 2 लाख रुपए पूरे करके दे दिए। 1 लाख रुपया जो दिया दैट इज कैश। ये जो 50,000 रुपए के प्राइस बॉन्ड दिए ये कैश इक्विवेलेंट है, और ये जो 50,000 रुपए थे ये है फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन। मेरी कुछ चीजें थी, मेरे कुछ रिसीवेबल्स थे जो मैंने इसको सरेंडर कर दिए, मैंने कहा जाओ अब वो तुम ले लेना। ठीक है, और जब वो तुम ले लेना, या मेरे इसी से रिसीवेबल थे वो हमने छोड़ दिए, इसको दे दिया, ये नहीं कि यार जाओ तुम्हें माफ कर दिया हमने, वो पैसे तुमने हमें ये 2 लाख रुपए का प्लांट जो है ना ये दे दिया। तो इन तमाम चीजों को ऐड करके आप इसकी कॉस्ट बनाएंगे। तो स्टैंडर्ड 16.16 और 16.17 में कॉस्ट का मतलब कुछ और चीजें बताता है। वो कहता है कि इसकी जो परचेज प्राइस होगी इसमें इंपोर्ट ड्यूटीज और नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस ऐड करने हैं। इंपोर्ट ड्यूटीज क्या होती है, जब आप चीज को इंपोर्ट करते हैं तो आपको जो इंपोर्ट के टाइम पे जो टैक्स पे करने पड़ते हैं उनको इंपोर्ट ड्यूटीज कहते हैं। ठीक है जी। नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस से मुराद ऐसे टैक्सेस जो कि आपको रिफंड नहीं होंगे, जो कि आपकी जेब से गए और अब आपको वापस नहीं मिलेंगे। नॉर्मली जो सेल्स टैक्स होता है वो रिफंडेबल होता है। क्यों? क्योंकि आपने जो सेल टैक्स देना होता है वो आप वहां से पकड़ते हैं कस्टमर से,
और वो आगे दे देते हैं, ठीक है जी। इफ़ यू आर फाइनल कंज्यूमर तो आपका जो सेल टैक्स होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है। बहरहाल अभी क्योंकि आपने टैक्स नहीं पढ़ा तो आपको इन चीज़ों में इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर इन चीज़ों को आपसे इतना ज़्यादा चेक नहीं कर रहा होगा, लेकिन वो बताएगा कि ये नॉन रिफंडेबल है। आपने हमेशा टैक्सेस के अंदर से नॉन रिफंडेबल या रिफंडेबल का वर्ड कंसिडर करना है। जो रिफंडेबल टैक्स होगा वो आप उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, और जो रिफंडेबल टैक्स नहीं होगा वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बना देंगे, ठीक है जी। नॉन रिफंडेबल चार्जेस जो है वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, यानी कि जो जो आपको देना पड़ा। ट्रेड डिस्काउंट्स वगैरह एडजस्ट कर लिए जाएंगे। इसका मतलब वही है जो हम लोग अभी तक लेते आए हैं कि अगर एक चीज़ 50,000 की है और आपको 48,000 की दे रहा है तो एक्चुअली आपके लिए जो प्राइस है वो 48,000 है। आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको अपने पास एज ए कॉस्ट कंसिडर करना है। एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, अच्छा ये वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल से मुराद ऐसी कॉस्ट होती है कि आपका बिजनेस चल रहा है लेकिन आपको एक ऐसा काम करना पड़ा, एक ऐसा खर्चा करना पड़ा जो कि ना करना पड़ता अगर आपने ये एसेट परचेज ना करना होता, तो इसे हम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एसेट्स कहते हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है जी। टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। जिस तरीके से मैनेजमेंट चाहती है कि ये यूजेबल हो उस तरीके से लाने के लिए, रखने के लिए, पेंट करने के लिए, उसको उस हिसाब से सेट करने के लिए जितनी भी कॉस्ट लगेगी वो सारी की सारी उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी, ठीक है जी। इसके अलावा एम्प्लॉई कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द इंस्टॉलेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट को परचेज करने के लिए या उसको किसी जगह पे क्लियर कराने के लिए आपको एक बंदा भिजवाना पड़ा कराची में, और कराची जाके उस बंदा वहाँ पे 4-5 दिन रहा, उसने वहाँ पे ट्रैवलिंग की, उसने वहाँ पे खाना शाना खाया। ये खर्चा आपको ना करना पड़ता अगर आपने ये एसेट परचेज ना करना होता, तो दिस विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है जी। दिस विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। देन अगर आपने कोई ऐसा एसेट परचेज किया है जिसको यूज करने के लिए आपको जगह बनानी पड़ेगी, यानी कि कोई ऐसा आपको ग्राउंड बनानी पड़ेगी जो जमीन से थोड़ी सी ऊंची है, कोई फर्श ऐसा बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर वो सेट हो जाएगा, साइडों पे आपको डिफरेंट जो है ना वो सरिया और सीमेंट लगा के कोई ऐसी चीज बनानी पड़ेगी जिसके ऊपर वो मशीन रखी जा सके, तो इसे हम कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन कहते हैं। नॉर्मली आपको जमीन में कुछ डिग करना पड़ेगा, बड़े बड़े पॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे जिसके अंदर मशीन आके रखी जाएगी, ठीक है। सो ऑन इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती है, इसे हम साइट प्रिपरेशन कॉस्ट कहते हैं, ये भी कॉस्ट का पार्ट बनेगी। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, अगर एक चीज आ गई है जिस जगह पे आपने लाना है तो उसको वहां तक लाने में जितनी आपको कॉस्ट लगानी पड़ी उसे हम इनिशियल डिलीवरी या हैंडलिंग कॉस्ट कहते हैं, ठीक है जी। यानी कि कोई शिपिंग कॉस्ट है, उसके अलावा आपने कोई बंदे हायर किए जो इसको लोड कर रहे हैं मशीन के गाड़ी के अंदर, फिर अनलोड कर रहे हैं गाड़ी से। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी। इसकी जो टेस्टिंग कॉस्ट है ये आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी। अच्छा, ये जो टेस्टिंग कॉस्ट है ना, दिस मीन्स के जनाब आप लाए हैं, आपने लाके इसको चेक किया है, इसकी फर्ज करें कि उसमें कोई गैस प्रेशर्स आपने चेक करने हैं, गैस प्रेशर्स चेक किए, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो टेस्टिंग कॉस्ट में आती हैं। यानी कि दिस इज आल्सो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन। मैनेजमेंट चाहती है कि ये इस पोजीशन में आ जाए कि ये यूज हो जाए, तो ये इसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी। प्रोफेशनल फी फॉर सच एज आर्किटेक्चर एंड सर्वेयर फीस, आर्किटेक्चर और सर्वेयर को जो फी आप पे करते हैं दैट शुड आल्सो बी एडेड इन द कॉस्ट, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि वो उस एसेट को चलाने के लिए जरूरी है, ठीक है जी। फिर स्टैंडर्ड ने कहा कि ऐसी कॉस्ट जो कि आपको फ्यूचर पे भी इस एसेट पे लगानी पड़ेगी उनका भी एक एस्टिमेट लगाएं और उसको भी इस कॉस्ट का पार्ट बनाएं। फॉर एग्जांपल, आपने एक ऐसा प्लांट लगाया जिसको बाद में डिसमेंटल करना पड़ेगा और उसको डिसमेंटल करने की एक बड़ी हैवी कॉस्ट है, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द आइटम। आपने देखा होगा कि कभी कभार अगर कोई रोड बन रहा हो तो वहां पे किसी एक जगह पे वो लोग आ जाते हैं, वहां पे बड़े बड़े कंटेनर्स ला के रख लेते हैं जिनमें ऑफिसेज होते हैं, जहां पे उनका स्टाफ रहता है, वहां पे वो होटल भी सेटअप कर लेते हैं, उनका जो वर्कर्स हैं वो वहां से खाना खाते हैं, वर्कर्स वहां पे टेंटों में रहते हैं। दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड टेम्परेरी प्लेसमेंट के लोग वहां पे आके रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जब वो काम वहां से कंप्लीट कर लेंगे,
वहाँ से उस एसेट को हटाएंगे तो फिर उन्हें वहाँ से वो अपना तमाम चीज़ें उठा के लेके जानी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें तोड़ के वहीं पे फेंकनी पड़ेंगी एंड सो ऑन। तो इस तरह की चीज़ को हम कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग कहते हैं। तो अगर कंपनी ने एक प्लांट कहीं पे फिक्स किया है और वो प्लांट जो है वो आपको इसकी यूजफुल लाइफ के बाद वहाँ से डिसमेंटल करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तो इस तरह की भी कॉस्ट को उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना पड़ेगा। एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपको डिफरेंट टाइप की कॉस्ट कंपोनेंट्स दे सकता है और आपसे कह सकता है कि बताएं जरा क्या ये चीज कॉस्ट का पार्ट बनेगी। तो यू विल से यस कि अगर आपको रिमूव करना है एसेट, अगर आपको साइट रिस्टोर करनी है, तो फिर आपको उसके ऊपर जो एडिशनल कॉस्ट उस वक्त लगानी पड़ेगी आज से 5 साल 10-15 साल के बाद जब वो एसेट डिसमेंटल हो रहा है, तो वो भी उसकी प्रेजेंट वैल्यू, उसका इनिशियल एस्टीमेट आज लगाएं आप और उसको भी उसकी कॉस्ट का पार्ट बनाएं। ठीक है जी, ये चीजें स्टैंडर्ड ने बताई। फिर उसके बाद कौन कौन सी चीजें जो कि कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगी, कैन नॉट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है जनाब, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस को कहते हैं जो कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ रखा हुआ है जो कि नॉर्मली इस तरह की चीज़ें करता है और उसको हमने जो है ना वो एक्सपेंसेस हमने कहा कि यार ये इसने ऑफिस में बैठ के लोगों से बात की और लोगों से जो है ना वो सारे काम करवाए, तो चले इसकी कॉस्ट का भी थोड़ा सा कंपोनेंट ऐड कर दें। इट डज नॉट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ओपनिंग न्यू फैसिलिटी, न्यू मार्केटिंग और प्रोडक्ट लॉन्चिंग। अच्छा, एक मशीन को लाने के लिए आपने पूरी फैक्ट्री परचेज की और फैक्ट्री परचेज करने के बाद आपने उसमें जो है ना वो जगह ली और वो सारा कुछ, दिस इज व्हाट वी कॉल ओपनिंग न्यू फैसिलिटी। ये जो न्यू फैसिलिटी आपने ओपन की है इसको शायद एक अलग कॉस्ट के तौर पे तो इसको लगाना पड़ेगा, अलग कॉस्ट के तौर पे इसको ऐड करना पड़ेगा, बट द थिंग इज कि इसको अलग एसेट के तौर पे हम मेंटेन कर सकते हैं कि जी हमने बिल्डिंग ली है, हमने प्लांट लिया है अगर परचेज किया है, लेकिन इसको उस प्लांट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं कि हम एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं, एक नया प्लांट लगाने लगे हैं और उसकी सेल करेंगे, जैसे एक प्रिंटिंग कंपनी जो है वो लेज़र प्रिंटिंग मशीन ले आती है और लोगों को मार्केट करना शुरू कर देती है, या एक प्रिंटिंग कंपनी जो किताबें बनाती है वो तस्वीरें प्रिंट करना शुरू कर देती है, वो अपना स्टूडियो लगा देती है जिसे हम पिक्चर स्टूडियो कहते हैं, जहाँ से आजकल जाके आप पासपोर्ट साइज तस्वीरें बनाते हैं। अगर ये लोग वो काम भी करना शुरू कर दें, उसके लिए एक स्पेसिफिक मशीनरी ले आए तो और उसकी मार्केटिंग करें, तो मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो ऐड नहीं होगी। प्रोडक्ट लॉन्चिंग के वक्त जब आप कभी कभार ऐसे होता है ना, आप एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें लोगों को बुलाते हैं, प्रोडक्ट लॉन्चिंग और उसकी मार्केटिंग करते हैं, और उसकी मार्केटिंग के वक्त जो आपको खर्चा करना पड़ा, दैट शुड आल्सो नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। वो एसेट की कॉस्ट के लिए नहीं है। ठीक है, हाँ वो आप बहुत सारे खर्चे कर रहे हो जिसमें से एक खर्चा एसेट परचेज करना भी है। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फ्रॉम परचेज ऑफ एसेट। ठीक है जी, ये आपने इस एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना है। जब आपने फर्ज करें कि आपने एक एसेट परचेज किया 2 लाख रुपए का, और 2 लाख रुपए का एसेट परचेज करने के लिए आपने बैंक से लोन ले लिया और वो लोन भी 2 लाख रुपए का था। आपको पता है कि जब आप एक लोन लेते हैं उसके ऊपर कोई एक इंटरेस्ट रेट बैंक आपको चार्ज करता है। फर्ज करें आपने 5 सालों में उसको वापस करना है, और ये जो 5 सालों में आपने इसको वापस करना है, इसके ऊपर जब आप इंटरेस्ट वगैरह ऐड करेंगे तो मे बी कि ये जो अमाउंट 2 लाख रुपए है ये 2,90,000 रुपये हो जाए। ठीक है ना जी, आपको पता है कि हम जितनी भी पेमेंट्स करते हैं उन सबकी टोटल वैल्यू ऐड करें तो वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो आपने ज्यादा पैसे पे किए हैं। तो आपने ये नहीं कहना कि ये जो एसेट है ये एक्चुअली 2,90,000 का है, ये एसेट 2 लाख का ही है। बाकी जो एडिशनल कॉस्ट आपने इसमें परचेज की है वो इसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ एसेट, जितना भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे लोन के ऊपर, वो एक्चुअली आपकी अपनी गलती की वजह से आपने लोन लिया ना, आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने एसेट परचेज करना था। एसेट का तो कोई कसूर नहीं है, एसेट की वैल्यू तो वही है जो जिसके ऊपर वो परचेज हो रहा है। और हमें पता है, हमें स्टैंडर्ड कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में कि भाई साहब आपने एसेट की वैल्यू को ओवरस्टेट नहीं करना है। एसेट उतने का नहीं लिखना जितने मतलब आपको लग रहा है, या इसमें इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करना। ठीक है जी, रीलोकेटिंग और शिफ्टिंग ऑफ एन एसेट। एसेट एक दफा आपके पास आ गया
और उसके बाद आप उसको उठा के किसी और जगह लेके जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार ये इस कमरे में नहीं किसी और कमरे में अच्छा लगेगा, उधर फिट करना चाहिए था, हालांकि इस कमरे में भी वो ठीक से सेट होके यूज हो सकता था। आपने फैक्ट्री में एक रूम में एक मशीन सेट की और आपको पता लगा कि यार ये तो शोर ही बहुत करता है, जिसकी वजह से जो मालक है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जो बड़े लोग हैं, उनके कमरे तक आवाज जाती है, तो इसको कहीं और रीलोकेट कर लेते हैं, ठीक है, जिसका शायद और कोई बेनिफिट हो लेकिन एसेट की प्रोडक्शन के ऊपर, एसेट की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई असर ना पड़े। तो इस तरह की सिचुएशन में जो रीलोकेशन करने या शिफ्टिंग की जो कॉस्ट होती है वो भी आपकी एसेट का पार्ट नहीं बनती है। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, अगर आप एसेट को स्टार्ट किया आपने और शुरू में उसके कोई लॉसेज आना शुरू हो गए, लॉसेज वगैरह जो भी किसी एसेट को स्टार्ट करने से, उसको चला के, उसके एसेट्स को, उसकी चीज़ों को बेच के आपको कोई प्रॉफिट या लॉस होता है, तो दैट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ योर कॉस्ट एट ऑल, ठीक है जी। अच्छा, इज रिपेयरिंग कॉस्ट एडेड इन टोटल कॉस्ट? नहीं जनाब, रिपेयर वगैरह अगर कुछ होता है जो कि आपकी गलती की वजह से चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो गई हैं, तो रिपेयरिंग कॉस्ट शुड नॉट बी एडेड इन द ऑपरेटिंग इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट, ठीक है जी। रिपेयरिंग कॉस्ट भी ऐड नहीं होगी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये वो तमाम चीज़ें जो कि कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगी, कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड, तो रिपेयरिंग कॉस्ट जो है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, दैट शुड बी योर रिपेयर कॉस्ट। हम लोग आगे चलते हैं, सब्सिक्वेंट एडिशंस या रिप्लेसमेंट्स की बात करते हैं एसेट की कॉस्ट के अंदर। जो चीज़ें हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि सब्सिक्वेंटली अगर आपको एसेट के ऊपर कोई खर्चे करने पड़ रहे हैं तो वो कैपिटलाइज नहीं होते हैं, दिस इज द रूल, ठीक है। इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन ये रूल समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास मशीन है, आप उसकी डे टू डे सर्विसिंग कर रहे हैं, उसकी ऑयलिंग कर रहे हैं, वो चलने से पहले आप उसको एक दफ़ा चलाने से पहले चेक करते हैं, आप उसको हर महीने के बाद एक दफ़ा बंद करके उसकी सफाई करते हैं, उसकी सर्विस कराते हैं, जैसे आप गाड़ी की सर्विस कराते हैं, तो ये वाली जो तमाम चीज़ें हैं ये किसी भी आइटम की कॉस्ट का पार्ट नहीं बननी चाहिए, ये एक्सपेंस आउट होंगी, ठीक है जी, दिस विल बी द एक्सपेंस। अच्छा, रिपेयरिंग कॉस्ट आपकी एक्सपेंस होगी, ये ऐड नहीं होगी। आप ओवरहॉलिंग वगैरह कराते हैं, ऐसी ओवरहॉलिंग जो कि इसलिए करवा रहे हैं कि मशीन जो है वो ठीक से चले, इसमें कोई मसला ना आए, तो उसे हम एक्सपेंस आउट करते हैं। अच्छा, इन तीनों चीज़ों के अलावा एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस की जा सकती है, विच इज़ ओवरहॉलिंग या सर्विसिंग इक्विपमेंट। सर्विसिंग इक्विपमेंट, अब सर्विसिंग इक्विपमेंट क्या होता है? फर्स्ट करें कि आपके पास एक बहुत बड़ी मशीन है जिसको सर्विस करने के लिए स्पेसिफिक टाइप के टूल्स चाहिए, जिसको सर्विस करने के लिए स्पेसिफिक टाइप का ऑयल चाहिए, जिसको सर्विस करने के लिए कोई ऐसे पार्ट्स चाहिए जो कि रेगुलरली आपने रिप्लेस करने होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, आपने इसमें बेरिंग वगैरह रेगुलरली रिप्लेस करने होते हैं, वरना उसके बेरिंग में से आवाज़ आना शुरू हो जाती है, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके स्टॉक में भी पड़ी होती है। हम लोगों ने बात की ना कि स्टॉक के अंदर दो तीन चीज़ें होती हैं, अगर आपको याद हो IS2 के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि स्टॉक के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक आपका वो वाला स्टॉक होता है जो ट्रेडिंग में होता है, ट्रेडिंग स्टॉक। स्टॉक के अंदर दूसरी चीज़ वो होती है जो वर्क इन प्रोसेस होती है, WIP जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ जो होती है उसमें रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस, तीनों चीज़ें आती है ट्रेडिंग स्टॉक के अंदर, ये आपने सेल के लिए रखा हुआ है। फिर वो स्टोर्स, स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, ये वाला वर्ड भी यूज किया जाता है कि यूज टूल्स ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो कि आपने इस्तेमाल करनी होती हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर। सर्विसिंग इक्विपमेंट वगैरह जो होता है ये जब तक इस्तेमाल नहीं होता, ये उस वक्त तक स्टोर, स्पेयर्स एंड लूज टूल यानी कि आपके स्टॉक का पार्ट होता है। इसकी एग्जांपल्स आप लोगों ने नहीं पढ़ी हैं, लेकिन यह है कि एग्जामिनर इस चीज़ में से पूछ सकता है कि स्टोर, स्पेयर्स एंड लूज टूल्स पढ़े हुए हैं, स्टोर, स्पेयर्स एंड लूज टूल्स की जब आप कंजप्शन करेंगे तो उसकी क्या एंट्री करेंगे। जब स्टोर, स्पेयर्स एंड लूज टूल्स जो हैं ये कंज्यूम हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑयल कंज्यूम हो जाता है, टूल्स कंज्यूम हो जाते हैं, आपने एक्स्ट्रा नट बोल्ट रखे हुए हैं, आपने एक्स्ट्रा बेयरिंग्स रखे हुए हैं, छोटे छोटे फिल्टर्स इस फैक्ट्री उसके अंदर लगते हैं आपके मशीन के अंदर जो कि यूज़ होने के बाद रिप्लेस करने पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें जिनकी वैल्यू इतनी मटेरियल नहीं है, फॉर एग्जांपल आपका एसेट 2 मिलियन का है और ये जो फिल्टर है ये 2000 रुपये का आता है,
ठीक है जी। तो इममटेरियल वैल्यू है इसके हिसाब से। तो इस तरह की जो चीजें होती है, टूल्स, ऑयल्स, बेरिंग, फिल्टर्स वगैरह, ये तमाम चीजें आप जब परचेज करते हैं तो आप उसको स्टॉक में लूज टूल्स में डाल देते हैं। फर्ज करें कि मैंने 20,000 रुपए का सामान परचेज किया, तो इसकी मैं एंट्री कुछ इस तरीके से करूंगा कि मैं कहूंगा स्टोर्स, स्पेयर्स एंड लूज टूल्स डेबिट एंड कैश क्रेडिट 20,000 रुपए से, ठीक है जी। मैं ये इस तरीके से इसकी एंट्री करके इसको अपने पास अपने स्टॉक में रख लूंगा, और जब कभी ये यूज हुआ करेंगे मैं देखूंगा कि कितने यूज हुए हैं। फॉर एग्जांपल इसमें से 3500 रुपए की चीजें यूज हो गई हैं, तो स्टोर स्पेयर्स एंड लूज टूल्स में से निकाल के वो मैं सर्विसिंग एक्सपेंस में डाल दूंगा। सर्विसिंग एक्सपेंस डेबिट, सर्विसिंग एक्सपेंस डेबिट, स्टोर स्पेयर्स एंड लूज टूल्स क्रेडिट विद द अमाउंट 3500 रुपए, ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल सर्विसिंग इक्विपमेंट। सर्विसिंग इक्विपमेंट की एंट्री भी बता दी, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये क्या चीज होती है। ये इनिशियली आपके स्टॉक में पड़ी होती है, स्टॉक के अंदर ऐड होकर नजर आती है, लेकिन जब ये यूज हो जाती है तो आप इसको सर्विसिंग एक्सपेंस के तौर पे या किसी भी और नाम से कोई एक एक्सपेंस अकाउंट खुला होता है जिसमें आप एसेट की कॉस्ट वगैरह डाल रहे होते हैं, तो आप इसको वहां पे शिफ्ट कर देते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल कॉस्ट ऑफ एसेट एंड ऑल रेलेवेंट थिंग्स। कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसेट्स में एडिशनल सब्सिक्वेंट चेंजेस के बारे में हम लोग बात करें तो हम लोग ये चीज भी डिस्कस कर लेते हैं कि जब कभी आप एसेट्स को परचेज करते हैं तो उस वक्त उसकी जो कॉस्ट वगैरह है वो आइडेंटिफाई करने के बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स में कभी कभार ऐसे होता है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के एसेट्स के अंदर, कुछ स्पेसिफिक टाइप के एसेट्स के अंदर आपको कुछ ऐसी एडिशंस कर लेते हैं, आप कुछ ऐसी एडिशंस करनी पड़ती है जिससे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। एफिशिएंसी इंक्रीज होने से मुराद ये है, एफिशिएंसी कहते हैं कि एक घंटे में वो चीज कितनी प्रोडक्शन करती है वो मशीन। फॉर एग्जांपल पहले एक मशीन एक घंटे में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती थी, ठीक है जी, और अब वो एक घंटे में 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए हैं उसने। तो एक ऐसी चेंज, एक ऐसी अपडेट, एक ऐसा काम जिससे कि वो मशीन जो है वो अपनी इनिशियल प्रोडक्शन कैपेसिटी जिसके ऊपर हम उसको परचेज करके लाए थे उससे भी ज्यादा स्पीड से, ज्यादा तेजी से प्रोडक्शन करना शुरू कर दे, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये एक ऐसी एडिशन है जिसने उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर दी। सिमिलरली प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर इंक्रीज हो जाए, जैसे हम लोगों ने बात की कि पहले 1000 यूनिट्स बनाती थी, अब 1200 यूनिट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, या पहले 1000 यूनिट्स बनाती थी और अब 1200 यूनिट्स बनाती है, उसी स्पीड से चलती है, लेकिन 1200 यूनिट्स बनाए हैं, यानी कि पहले इसमें 10 डाइज होती थी, एक वक्त में 10 चीजें बन रही होती थी, अब इसमें 12 डाइज हो गई, ठीक है। एक चीज को बनाने में वक्त अभी भी उतना ही लगता है, लेकिन क्योंकि अब आपने 10 की बजाय इसमें 12 डाइज बन गई हैं, तो यस, दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है। कोई ऐसा काम आपने कर दिया जिससे उसकी यूजफुल लाइफ इंक्रीज हो गई है, ठीक है जी। यानी कि पहले उसकी यूजफुल लाइफ थी 5 साल, अब उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो 10 साल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे भी मटीरियलिटी को कंसिडर करना जरूरी है, क्योंकि शायद आपको लग रहा है कि जब आप उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं, जब आप उसकी सर्विसिंग करते हैं, तो फिर भी तो उसकी जिंदगी, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। यस, वो बड़ी माइनर सी इंक्रीज होता है, ठीक है। जब आप एडिशनल कोई भी आइटम ला के मशीन के अंदर लगा देते हैं जिससे कि एकदम से बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, तो दैट चेंज कैन बी सेड एज कि ये एसेट के अंदर इंक्रीज हुआ है, ठीक है जी। तो ये जब भी एसेट के अंदर इंक्रीज होता है, आपको एसेट की कॉस्ट को अपडेट कर देना चाहिए, उसे एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देना चाहिए और उसको आपने डेप्रिशिएट करना शुरू कर देना, ठीक है जी। दिस इज व्हाट वी कॉल एडिशन, दैट इज इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, प्रोडक्शन कैपेसिटी और यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। इन तीनों में से कोई एक चीज को बड़ा कंसिडरेबल हद तक इंक्रीज कर दे, तो वो जो एडिशन आपने उस मशीन के अंदर की है, वो मशीन जो है ना वो उसकी कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास डीजल इंजन था, एक ऐसी मशीन थी जो डीजल से चलती थी, आपने उसमें सीएनजी किट लगवा ली। अब ये जो सीएनजी किट है, अगर इसकी यूजफुल लाइफ वगैरह बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपके एसेट की यूजफुल लाइफ है, तो फिर आपको ये वाली एडिशन कैपिटलाइज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो इसकी प्रोडक्शन जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज कर रही है, ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही है, ठीक है जी। कभी कभार ऐसे हो सकता है कि आपने कोई ऐसी चीज कर दी कि जिसकी वजह से उस एसेट की यूजफुल लाइफ जो है ना वो इंक्रीज हो गई, सही है। तो जब उसकी यूजफुल लाइफ इंक्रीज हो गई है और कंसिडरेबली इंक्रीज हुई है, तो फिर उस केस में हम उसको ऐड करेंगे। देन देयर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड मेजर इंस्पेक्शन। नॉर्मली कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी इंस्पेक्शंस करवाना जरूरी होती है।
अब इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि यू हैव एन ए मशीनरी, एक बहुत बड़ी मशीन है, इसको हम क्या लेते हैं, नॉर्मली ये एयरक्राफ्ट्स में होती है ये चीज़, यानी कि जहाज वगैरह में होती है। इसके अलावा एटॉमिक इक्विपमेंट में होती है। इसकी एक एग्जांपल जो आप लोगों को समझने के लिए मैं बता रहा हूं वो है जी सीएनजी किट्स। ठीक है, सीएनजी किट्स कह लें या फायर एक्सटिंग्विशर की बात कर लें। फायर एक्सटिंग्विशर तो वैसे एक छोटी चीज़ होती है, इसके ऊपर जो इंस्पेक्शन वगैरह है उसका इतना खर्चा नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें सीएनजी किट्स की, तो आप लोगों में से जिन लोगों ने सीएनजी किट्स को इस्तेमाल किया हुआ है आपको पता है कि गवर्नमेंट का ये रूल है कि आपने हर साल अपना जो सीएनजी किट का सिलेंडर है उसको इंस्पेक्ट करवाना है, और उसकी इंस्पेक्शन करने के बाद गवर्नमेंट उसके ऊपर एक स्टिकर लगा देती है और उस स्टिकर के ऊपर एक स्टैंप लगा देती है, जिससे पता चल जाता है कि ये सीएनजी सिलेंडर, ये सीएनजी किट जो है ये बिल्कुल ठीक है, सही है। और अगर आप सोचें कि चलें आपके पास तो एक छोटी सी गाड़ी है, हम लोगों ने इससे पहले बात की कि एक मशीन के अंदर वो डीजल पे चलती थी, उसके ऊपर सीएनजी किट लगा दी गई, तो आप सोचे तो सही कि वो सीएनजी के सिलेंडर कितने बड़े बड़े होंगे। ये जो पेट्रोल पंप होते हैं, अगर आपने इनमें से देखा हो, किसी सीएनजी पेट्रोल पंप के ऊपर जाएं, सीएनजी पंप के ऊपर जाएं, तो उन्होंने पीछे बहुत बड़े बड़े लोहे के मर्तबान टाइप रखे होते हैं, 3-3 4-4, जिसके अंदर सीएनजी होती है, और उस साइड पे किसी गाड़ी को भी जाके खड़ा नहीं करने देते, क्योंकि उसके अंदर वो एलपीजी होती है, सीएनजी नहीं एलपीजी होती है। तो वो जो एलपीजी है उसका जो सिलेंडर है उसकी एक मेजर इंस्पेक्शन आपको शायद हर महीने करानी होती है। गवर्नमेंट वाले आते हैं, वो देखते हैं, उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, उसके ऊपर लिख के चले जाते हैं कि ये सीएनजी जो एलपीजी का जो सिलेंडर है ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली खुदा ना खास्ता अगर इसमें से कोई भी इस तरह का मसला हो तो वो इतनी ज़्यादा गैस होती है जो इर्द गिर्द के लोगों को बीमार कर सकती है, इर्द गिर्द के लोगों को की जानों को भी खतरा हो सकता है। अगर वो फट जाए तो आपको पता है जब छोटे सिलेंडर फटते हैं तो क्या होता है, तो वो तो बहुत बड़ा सिलेंडर है, राइट। सो द थिंग इज कि इस तरह की चीज़ों की रेगुलरली आपको इंस्पेक्शन करवानी पड़ती है, और उस इंस्पेक्शन की कभी कभार काफ़ी कंसिडरेबल कॉस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक इक्विपमेंट जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर, अगर आपके पास एक ऐसा मशीन है जो कि इस तरह की चीज़ों को हैंडल कर रही है, तो उसकी एक रेगुलर इंस्पेक्शन होगी। इंस्पेक्शन के अंदर आपने ये देखना होगा कि इफ़ दैट इंस्पेक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एसेट, और उसके बगैर एसेट जो है वो यूज नहीं हो पा रहा, तो उस इंस्पेक्शन को आपने अलग से सेपरेट एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी। अगर तो वो एनुअल है, यानी कि साल में एक दफ़ा आपको लाजमी तौर पे करानी पड़ती है, तो डेफिनेटली वो तो पूरी की पूरी एक साल की जो कॉस्ट है वो आप सीधा सीधा एक्सपेंस में डाल देंगे, क्योंकि उसको एसेट में भी डालने के बाद उसको यूजफुल लाइफ तो उसकी एक साल ही है, तो एसेट में डालने के बाद उसको फुली डेप्रिसिएट उसी साल में करना पड़ेगा, तो ये एक अच्छा तरीकाकार नहीं है। हाँ, अगर इंस्पेक्शन ऐसी है जो आपकी 5 साल तक चलनी है और उसके ऊपर आपने मेजर कॉस्ट अनकर की है, तो आप उसको भी एक सेपरेट एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज करें और उसको 5 सालों पे डेप्रिशिएट करें। अब आप कहेंगे कि सर ये तो एक टेंजिबल एसेट ही नहीं है, हम इंस्पेक्शन की रिपोर्ट को या इंस्पेक्शन के स्टिकर को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, वो उसकी तो इतनी वैल्यू नहीं है, तो वो कागज़ का टुकड़ा है। तो एक्चुअली ये जो इंस्पेक्शन होती है, ये जो इस तरह के लाइसेंसेस वगैरह होते हैं, इनको हम इनटेंजिबल एसेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एक ऐसा रिसोर्स है जिसको आप सामने रखते हुए, जिसको आप इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर में बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो जनाब, ये जो इंटेंजिबल एसेट है, इसको जब हम लोग 5 सालों में डेप्रिशिएट करते हैं, तो उसको डेप्रिशिएट करने की बजाय उसको कहते हैं अमोर्टाइज करना। ठीक है जी। तो अमोर्टाइज हो या डेप्रिशिएट हो, ये दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है, यानी कि एक ही तरह का कॉन्सेप्ट देते हैं, लेकिन डेप्रिशिएट नॉर्मली हम लोग टेंजिबल एसेट्स के लिए यूज करते हैं और अमोर्टाइज का वर्ड हम लोग इनटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है जनाब। तो अगर आपको लग रहा है कि 1 घंटा होकर हम कॉस्ट और उसकी चीज़ों के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन वगैरह बाकी सारी चीज़ों में भी फोकस करना चाहिए। एग्जामिनर इस एरिया में से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब फर्ज करें कि आपने जो है ना वो 5 ईयर्स के लिए 1 मिलियन रुपीज़ जो है वो पे किए हैं फॉर इंस्पेक्शन। तो आप ईयर 1 में सबसे पहले इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज करेंगे। आप कहेंगे कि जी इंटेंजिबल एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट बाय द अमाउंट व्हाट 1 मिलियन। और क्योंकि आप हर साल इसको यूज़ करते चले जा रहे हैं और ये 5 सालों के लिए यूज़ होना था, तो एवरी ईयर हर साल आप जो इसमें एंट्री करेंगे दैट विल बी के अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट
एंड accumulated amortization expense account credit with the amount what 1 million का एसेट है, 10 लाख का 5 साल में यूज होगा तो ये 200,000 रुपीज पर ईयर हम लोग इसको अमोर्टाइज करते चले जाएंगे। और जहां पे आप लोग डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस शो कराते हैं, वहीं पे अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस भी शो करवाएंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल कि जनाब मेजर इंस्पेक्शन हुई हैं एयरक्राफ्ट में, एटॉमिक इक्विपमेंट में, इसे हम कहते हैं कि ये ओवरहॉलिंग मेजर इंस्पेक्शन की कॉस्ट है, राइट। ठीक है जनाब, तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को लेके चलेंगे। यू मे गेट ए क्वेश्चन इन एग्जाम के जिसमें वो आपको कहे कि सब्सिक्वेंटली हमने एक ऐसी एडिशन की है एसेट के अंदर जिससे उसकी जो है वो जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो गई है, प्रोडक्शन कैपेसिटी उसकी इंक्रीज हो गई है। इन दिस केस वी विल कैपिटलाइज दिस एक्सपेंस। कैपिटलाइज करने से मुराद है कि हम इन खर्चों को भी एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे और इनको डेप्रिशिएट करेंगे ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, राइट। ठीक है जनाब। अच्छा, कॉस्ट के मतलब कुछ और कॉन्सेप्ट्स आप जहन में रख लीजिए। लैंड की डेप्रिसिएशन के मतलब आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी मीम्स भी बनी है कि लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करते हैं, और जो लोग लैंड को डेप्रिशिएट करते हैं वो उनको देखना चाहिए कि वो क्या करना चाह रहे हैं लैंड के साथ। ठीक है, लैंड डेफिनेटली एक कंपनी की ओन्ड लैंड होती है, कंपनी उसको ओन कर लेती है, तो जो भी बिजनेस की ओनरशिप में लैंड है उसको डेप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक चीज होती है कि हम लोग 99 ईयर्स की लीज पे आप लैंड ले सकते हैं गवर्नमेंट से। ठीक है, एग्जामिनर इस चीज को पूछ सकता है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जब आपने 99 या 100 ईयर्स की लीज के ऊपर गवर्नमेंट से लैंड परचेज की हुई है तो देन दिस लैंड शुड बी इज डिमिनिशिंग, इसकी वैल्यू डिमिनिश हो रही है। आपको पता है कि जैसे जैसे साल गुजरता जा रहे हैं आप इस लैंड को फिर यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस लैंड को परचेज करने के लिए अगर आपने फॉर एग्जांपल 100 मिलियन दिया है तो पर ईयर आपको 1 समथिंग मिलियन जो है वो आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा एज ए डेप्रिसिएशन, क्योंकि लैंड अब आपकी वाकई रिड्यूस हो रही है। इन अदर केसेस नॉर्मली इस तरह के सिनेरियोज इतने ज्यादा होते नहीं है। इन अदर केसेस नॉर्मली जो लैंड जो है वो डेप्रिशिएट नहीं होती है। लेकिन लैंड के मतलब एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि लैंड इम्प्रूवमेंट और लैंड कॉस्ट जो है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल आपने ज़मीन परचेज कर ली है, ज़मीन परचेज करते वक्त ज़मीन की कॉस्ट में आपने जो भी चीज़ें शामिल करनी थी वो कर ली, ज़मीन परचेज की, ज़मीन के पैसे दिए, उसके ट्रांसफ़र फीस दी या ऐसे टैक्सेस दिए जो नॉन रिफंडेबल हैं, तो ये तमाम टैक्सेस जो है ना उस लैंड की कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। लेकिन ज़मीन आपके पास आ गई और आपने उस ज़मीन के ऊपर अपने इस्तेमाल के लिए कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर दिया, उस ज़मीन की लेवलिंग की, उसमें मिट्टी डाली, उसमें जो है वो आपने चारदीवारी बनाई, फर्ज करें कि आप उसको पार्किंग के तौर पे यूज करना चाहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लैंड इम्प्रूवमेंट। ठीक है जी। तो लैंड को थोड़ा बहुत बेहतर किया आपने कि आप उसको जिस भी इंटेंडेड पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप कर लें। तो जो लैंड इम्प्रूवमेंट है उसको हम लोग अलग से एज एन एसेट रिकग्नाइज करते हैं, उसके ऊपर जितनी कॉस्ट होती है और फिर उसको देखते हैं कि कितनी देर तक जो है ना ये यूज हो सकती है। ठीक है, नॉर्मली लैंड इम्प्रूवमेंट भी काफी सारी देर तक इस्तेमाल हो सकती है। लैंड इम्प्रूवमेंट करते 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 हमने इतनी लैंड इम्प्रूवमेंट कर दी कि उसके ऊपर बिल्डिंग बना दी, तो हम बिल्डिंग को अलग रिकग्नाइज करते हैं, लैंड को अलग रिकग्नाइज करते हैं। बिल्डिंग को नॉर्मली 2-3% पर डेप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बिल्डिंग जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स तक तो कहीं नहीं जाएगी। अगर 50 साल तक आप इस बिल्डिंग को इस्तेमाल करते रहें तो ये बिल्डिंग आपको बेनिफिट देगी। 50 साल के बाद नॉर्मली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बिल्डिंग को डिसमेंटल किया जाएगा, बिल्डिंग को गिराया जाएगा और उसकी जगह नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। आपने देखा होगा, आपको फेसबुक के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के गिराने की जो वीडियोज हैं वो आपको नजर आती होंगी। तो वो लोग गिरा देते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ कंप्लीट हो चुकी है जो आपने बुक्स में रखी थी। और कंपनी इतनी सियानी होती है कि वो इस चीज को ज़हन में रखती है कि आज से 50 साल के बाद ये लैंड हमें, ये जो बिल्डिंग है ये हमें दोबारा बनानी पड़ेगी, तो वो अभी से उसके लिए कोई ना कोई सिंकिंग फंड क्रिएट कर देते हैं। तो जैसे ही बिल्डिंग के 50 साल पूरे होते हैं कंपनी बड़ी खुश होती है, कंपनी कहती है ले जी अब हम नई बिल्डिंग बनाएंगे। तो उस वक्त चाहे वो बिल्डिंग बिल्कुल भी बहुत ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उसको डिसमेंटल कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो चुकी है। बहरहाल हम वापस आते हैं, लैंड इंप्रूवमेंट्स या जो बिल्डिंग है उसको डेप्रिशिएट किया जाता है। डे टू डे सर्विसिंग ऑफ एसेट की बात कर ली। देयर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड एम्प्लॉई ट्रेनिंग फॉर द यूज ऑफ एसेट। एम्प्लॉई ट्रेनिंग फॉर द यूज ऑफ एसेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये आपके एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि एसेट जो है वो इस्तेमाल के काबिल आ गया। अब लोगों को सिखाना कि इस एसेट को कैसे इस्तेमाल करना है, दैट शुड नॉट बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। क्यों? क्योंकि ये हर बंदे को नहीं करनी पड़ेगी अनटिल अनलेस
ठीक है जी, कि ये कोई ऐसा एसेट है जो दुनिया में कोई नहीं चला सकता सिवाय उसके जिसने बेचा है, और नॉर्मली लोग इस एसेट को चलाने के लिए, इस चीज़ को करने के लिए हर दफ़ा हर बंदे को लाजमी तौर पे इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो वो इस तरह की जो ट्रेनिंग होती है वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनती है। ठीक है जी, देयर इज अनदर थिंग, जिसके बाद हमारे एसेट्स की कॉस्ट के मुतालिक जो डिस्कशन है वो ख़त्म हो जाएगी। दैट इज के फर्ज करें कि आपने एक एसेट परचेज किया, वो एसेट ला के आपने फिट किया, उसके ऊपर बहुत सारी खर्चा वगैरह किया, और उसके बाद आपने ये डिसाइड किया कि चलें हम इसका टेस्ट रन करते हैं। ठीक है जी, पास पेपर में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एक जो है ना मशीन लाए, आपने उसमें टेस्ट रन किया। टेस्ट रन करने के बाद आपने उसे कुछ यूनिट्स बनाए, और वो यूनिट्स आपने 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेच दिए, 100 यूनिट्स बनाए थे। तो जनाब 5,000 रुपये आपको बचत हो गई है। 5,000 रुपये इनफ्लो हुए हैं उन यूनिट्स को सेल करने के जो यूनिट्स आपने टेस्ट रन में बनाए थे। तो हम लोग अभी तक ये करते आए हैं कि टेस्ट रन के अंदर जो यूनिट्स बनाए होते हैं, जो सैंपल के तौर पे जब आप इसको चलाते हैं तो आपको जो जो पैसे उसमें बचते हैं वो सारे के सारे पैसे या आपके इनफ्लोज होते हैं, ये कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एसेट था 2 मिलियन का, और आपने जब उसको टेस्ट रन किया, अभी आपने उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की, और आपने उसमें से जो 5,000 रुपये कमा लिए उसके यूनिट्स को सेल करने के, वो हम उसमें से माइनस करके कहते हैं कि जनाब ये 20 लाख का नहीं है बल्कि 19,95,000 रुपये का एसेट है। ठीक है जी, हम ये कहते होते हैं। ठीक है, इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि एसेट को इंटेंडेड कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चे हैं वो ऐड होने चाहिए, और जो भी आपको उसमें से बचत है वो माइनस हो जानी चाहिए। ठीक है जी, तो ये अभी तक हम लोग ऐसे करते आए हैं। सिमिलरली एक और चीज होती है कि एसेट लाए आप, उसकी पैकिंग जो थी वो आपके पास आ गई, और वो जो पैकिंग थी वो ऐसी थी कि जो पैकिंग हम लोगों ने जो है ना वो 15,000 की उसकी पैकिंग ही सेल कर दी। ठीक है, उसके ऊपर टेप लगी हुई थी, वो एक लकड़ी के बॉक्स में आया था, उसके ऊपर गत्ता लगा हुआ था। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो है वो हम लोग एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमें एसेट की कॉस्ट के अंदर से बचत हो गई है, कुछ स्क्रैप वगैरह। लेकिन ज़हन में रखिएगा एक चीज़ कि ये इसलिए करते थे, इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं थी, लेकिन अब IASB ने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, इसके ऊपर एक स्पेसिफिक गाइडलाइन दे दी है। गौर से सुन लीजिएगा, एक शायद आप लोगों के लिए ये एक्स्ट्रा बात होगी, लेकिन स्पेसिफिक गाइडलाइन दे दी है जो कि एप्लीकेबल है 2021 से ऑनवर्ड। ठीक है जी, सॉरी 2022 से ऑनवर्ड है, आप लोगों के लिए एग्जाम में रेलेवेंट नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर आप एसेट का टेस्ट रन करते हैं तो जो पैसे बचते हैं वो आपने एसेट की कॉस्ट में से माइनस नहीं करने, या आपकी अदर इनकम होगी। दूसरी चीज, अगर आपको उसकी पैकिंग मटेरियल सेल करके कुछ बचता है तो वो भी आपकी अदर इनकम होगी, वो कॉस्ट में से माइनस नहीं होगी। अभी अगर आपको ये जो अपकमिंग अटेम्प्ट है इसमें ये वाला सवाल आ जाए कि टेस्ट रन के कुछ यूनिट्स आ जाते हैं या पैकिंग के कुछ यूनिट्स आ जाते हैं, आपको पैकिंग से कुछ बच जाता है पैकिंग को बेच के, तो वो आपने एसेट की कॉस्ट में से माइनस करना है। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं। ये शंग्रीला एंटरप्राइजेस का क्वेश्चन था, और इन्होंने 2019 में एक प्लांट जो है ना वो ला के सेटअप करना है अपनी फैक्ट्री में, तो इसके ऊपर कुछ कॉस्ट और इसके एसेट्स वगैरह की बात हो रही है। इस क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करने लगे हैं। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू द प्लांट। ठीक है जी, शंग्रीला एंटरप्राइजेस एक्सपेंडेड इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी बाय इंस्टॉलिंग ए प्लांट इन 2019। 2019 में उन्होंने एक प्लांट इंस्टॉल करने की सोची है, और उसके ऊपर उन्होंने कुछ काम भी किए हैं। ठीक है जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू प्लांट। पहली चीज, 2 वेंडर्स A and B सबमिटेड देयर बिड प्राइस। एक ने 750 मिलियन का, एक ने 800 मिलियन का रिस्पेक्टिवली। 2 लोगों ने कहा कि हमसे ये प्लांट ले लें। ड्यू टू बेटर क्वालिटी वेंडर B वाज सिलेक्टेड एंड आफ्टर नेगोशिएशन प्राइस ऑफ द प्लांट वाज फाइनलाइज्ड एट 780 मिलियन। 800 रुपया जो है वो 800 मिलियन उन्होंने कहा कि आप हमसे ले लें, आप हमसे 800 मिलियन का प्लांट ले लें। हमने कहा यार कम करो यार, देखो तुम्हारे दोस्त भी हैं, ये वो सारा कुछ करने के बाद हम लोगों ने वो 780 मिलियन का वो प्लांट जो है वो उससे ले लिया। ठीक है, अब 780 मिलियन इज इट्स प्राइस जो कि हमें पे करनी पड़ी है, इसकी कॉस्ट जो हमें पे करनी पड़ी है। आगे चलते हैं।
उसने कहा द एक्विजिशन ऑफ द न्यू प्लांट वाज फाइनेंस्ड बाय सेलिंग एन ओल्ड प्लांट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 170 मिलियन। ठीक है जी, 170 मिलियन का एक प्लांट जो था, जो आपके पास उसकी बुक वैल्यू पड़ी हुई थी, वो आपने सेल कर दिया 140 मिलियन का, 140 मिलियन का। ठीक है जी, आपने कहा चलो कोई बात नहीं, 30 मिलियन का हम यहाँ से लॉस खा लेते हैं, लेकिन चलो 140 मिलियन तो ये 780 मिलियन में से इधर से पूरे हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये जो एसेट है जो आपने दे दिया है, दिस इज कि आपने एसेट को डिस्पोज किया है। ठीक है, जब हम इसका डिस्पोजल रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो उस वक्त हम इसको देखेंगे। अभी तो हम लोग एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं कि एसेट की कॉस्ट क्या होगी। तो एसेट की कॉस्ट के अंदर इस पॉइंट का कोई कंसर्न नहीं है। आगे चलते हैं। अराइवल ऑफ द प्लांट वाज ओरिजिनली स्केड्यूल्ड ऑन 31 मई 2019 एंड एट ए फ्रेट ऑफ रुपीज 3.5 मिलियन। 35 लाख रुपया इसके ऊपर हमें फ्रेट भी पड़ गया था। However, the arrival date was rescheduled to 31 January 2019 by paying the additional freight of 1.3 million. ठीक है, आपने एसेट को परचेज किया, वो आना था 31 मार्च को, और आपने कहा जी कि मैं रीस्केड्यूल कराना चाहता हूँ, मुझे ज़रा जल्दी दे दें एसेट, तो 1.5 मिलियन आपने एक्स्ट्रा दे दिया। तो टोटल आपने 5 मिलियन जो है वो एसेट के फ्रेट पे किया। अब ये जो 5 मिलियन है, इसमें से चलो 3.5 मिलियन जो है वो तो नॉर्मली लोगों का पड़ा था, लेकिन ये जो 1.5 मिलियन है ये इसलिए आपने मंगाया कि वो एसेट को आप जल्दी चाह रहे थे कि वो आपके पास आ जाए। ठीक है जी। फ्रेट का मतलब होता है कि आपने उस एसेट को जहां से मंगवाना है वो वहां से किसी गाड़ी पे बैठ के आएगा। हो सकता है अगर आपने बाहर से मंगवाया है तो वो उसमें आएगा, शिप में आएगा, और फिर उसके बाद ट्रक में लोड होकर आपके पास आएगा। तो जो जो आपको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस पे करने पड़े उसे हम फ्रेट कहते हैं। ठीक है जी। तो ये 5 मिलियन का आपका फ्रेट है, ये आपको पे करना पड़ा है अपने एसेट को इस कंडीशन में लाने के लिए कि वो इस्तेमाल हो सके। तो दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ योर एसेट। आगे चलते हैं। वाइल ट्रांसपोर्टिंग द प्लांट वाज स्लाइटली डैमेज्ड एंड रिपेयर्ड एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 2 मिलियन। तो 2 मिलियन रुपए उसकी रिपेयर के ऊपर भी लग गए। तो ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, आपको पता है रिपेयर वगैरह ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, तो हम इसको इसकी कॉस्ट में नहीं डालेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बात भी की कि आप मोटर लेके आए हैं और मोटर आपसे गिर गई और आप उसे रिपेयर कराएंगे, तो अगले बंदे को ये थोड़ी बताएंगे कि 10,000 रुपए। ये तो वही साहब हो गया ना, ये एक साहब चल रहे थे तो सामने छिलका केले का पड़ा हुआ था, वो उस पर स्लिप हो गए। तो अगली दफा जब वो वहां से गुजरे तो वहां पे फिर केले का छिलका पड़ा हुआ था, तो उसने कहा आज तो फिर फिसलना पड़ेगा। तो ऐसा थोड़ी होगा कि हर दफा आप प्लांट गिरा देंगे लाते हुए। प्लांट जो है वो नॉर्मली आपने अगर कोई इस तरह की गलती की है तो वो रिपेयर मेंटेनेंस है, वो उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बननी चाहिए। ठीक है जी। अभी तक हम लोगों ने कहा कि कॉस्ट में कितना होना चाहिए, 780 मिलियन होना चाहिए। यहां पे लिख लेते हैं। और इस कॉस्ट के अंदर यहां से कुछ नहीं आएगा। हाँ, इस पॉइंट से आपको दो चीजें पता चली हैं। जो फ्रेट है वो 5 मिलियन का है, और जो रिपेयर मेंटेनेंस है, जो रिपेयर है इसकी, वो हमने नहीं डालनी। रिपेयर की जगह पे हम 0 लिखेंगे। आगे चलते हैं जी। साइट प्रिपरेशन वर्क वाज कंप्लीटेड एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 5.8 मिलियन। 5.8 मिलियन जो है वो आपको साइट प्रिपरेशन में देना पड़ा। दिस कॉस्ट इंक्लूड 1.2 मिलियन फॉर डेमोलिशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग स्ट्रक्चर। ठीक है जी। एसेट की साइट प्रिपरेशन के लिए जितनी भी कॉस्ट है वो आपको उसके एसेट का पार्ट बनानी पड़ेगी। राइट। इंस्टॉलेशन वर्क वॉज कैरिड आउट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब at the cost of 5 million. In addition, overhauling of 1.5 million were overheads of 1.5 million were allocated for using the factory resources during the installation. ठीक है, फैक्ट्री के लोगों से हमने काम शाम करवाया, तो वो कोई बात नहीं, वो काम करने के लिए ही तो थे। ठीक है जी। इंस्टॉलेशन के दौरान वो जो भी काम कर रहे थे वो इसलिए ही था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें से सिर्फ 5 मिलियन जो आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, जो बाकी जो है वो हम इसमें इसका पार्ट नहीं बनाएंगे। सही, आगे चलते हैं। द प्लांट वॉज कस्टमाइज्ड बाय अल्टरिंग सम पार्ट्स एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 12 मिलियन। आपने प्लांट को आल्टर किया है, आपने उसको ऐसे सेट किया है कि वो आपकी इंटेंडेड कंडीशन में आ जाए। द अल्टरेशन स्लोज डाउन द प्रोडक्शन प्रोसेस बट इट इज नेसेसरी टू अलाइन द प्लांट विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर आपका प्लांट जो है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ अलाइन नहीं होगा तो फिर वो यूज ही नहीं हो सकता। तो ये मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था कि हम प्लांट लेते हैं, लेकिन
अगर वो प्लांट इस्तेमाल ही ना हो पाया तो वो आपके किस काम का। तो अगर आप उसको अलाइन कर रहे हैं विद योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी, आप अपने करंट प्रोडक्शन मैकेनिज्म के साथ उसको अलाइन कर रहे हैं, तो दिस कॉस्ट शुड बी द पार्ट ऑफ योर एसेट, यानी कि ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। ये 12 मिलियन जो है ना ये आपको ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 है, on 1 March 2019, safety equipment for the use of staff operating the plant were purchased at the cost of rupees 12 million. सेफ्टी इक्विपमेंट जो है ये आपकी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता होता, ये अलग से आप लेते हैं। सेफ्टी इक्विपमेंट, स्टाफ की हायरिंग, स्टाफ की ट्रेनिंग वगैरह, अनटिल अनलेस कि वो ट्रेनिंग ऐसी है कि जिसके बगैर गुजारा नहीं है, लाजमी तौर पे आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, देन दैट कैन बी एडेड इन योर कॉस्ट, अदरवाइज दैट कॉस्ट विल नॉट बी that thing will not be added in the cost. आगे चलते हैं। The plant was available for use on 1 May 2019. डेप्रिसिएशन आप उस वक्त से चार्ज करना शुरू कर देते हैं जब से वो एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाए। ठीक है, आप लोग इस चीज को जहन में नहीं लाते कि वो एसेट जो है वो कब यूज होना शुरू हो जाए। जब वो एसेट आपके लिए अवेलेबल फॉर यूज हो गया, उस इंटेंडेड कंडीशन में आ गया जिस कंडीशन में मैनेजमेंट चाहती थी कि ये आ जाए, तो फिर हम इसे यूज करना शुरू करेंगे। और उसके बाद मैनेजमेंट का सिंपली दिल नहीं कर रहा था या किसी और वजह से वो एसेट जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो बहरहाल फिर भी आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन उसी डेट से चार्ज करना शुरू कर देते हैं। Due to unavailability of required raw material, commercial production was delayed till 1 June 2019. तो जो आपके लिए जो रेलिवेंट डेट होगी इस केस में वो 1 मई 2019 ही होगी, और आप इस डेट के ऊपर जो है वो इसकी प्रोडक्शन इस डेट से इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर देंगे। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 20 years and 25 years। ठीक है, इसने दोनों चीजें बता दी। उसने पहली चीज बताई कि इसकी यूजफुल लाइफ और इसकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी है। इकोनॉमिक लाइफ वो होती है कि ये एसेट इन इट्स टोटल लाइफ साइकिल ये कितनी देर तक चल सकता है, और ये इसकी इकोनॉमिक लाइफ होती है। नॉर्मली लोग जो हैं वो इसकी कंपनीज अलग से यूजफुल लाइफ मेंटेन करती हैं कि इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, कितनी देर के बाद ये एसेट जो है हमें तंग करना शुरू कर देगा, तो फिर हम इसे डिस्पोज ऑफ कर देंगे। तो यूजफुल लाइफ नॉर्मली इकोनॉमिक लाइफ से कम होती है या इकोनॉमिक लाइफ के इक्वल ही होती है। तो आप इस मशीन को कितनी देर इस्तेमाल करना चाहते हैं, दैट विल बी योर यूजफुल लाइफ, जो कि आप डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। इकोनॉमिक लाइफ जो होती है वो एक और कॉन्सेप्ट होता है कि ये टोटल पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी बंदे के पास ये मशीन कितनी देर तक चलेगी। नॉर्मली मशीनों की इकोनॉमिक लाइफ ज्यादा होती है, यूजफुल लाइफ कम होती है। जैसे हम लोगों ने बिल्डिंग्स की बात की, तो बिल्डिंग के अंदर हम सोचते हैं कि 50 साल के बाद ये बिल्डिंग जो है ये हमने रिप्लेस करनी है। हो सकता है कि वो अगले 50 साल तक भी वो बिल्डिंग चल सकती होती है और ठीक चलती हो सकता है, उसमें कोई मसला ना होता, लेकिन फिर भी बिकॉज वी हैव डिसाइडेड इट्स यूजफुल लाइफ इज 50 years, तो हम 50 सालों के बाद इसको डिसमेंटल कर देंगे और फिर एक नई इमारत इसकी जगह खड़ी कर देंगे। राइट, ठीक है जी। तो उसने ये कहा कि इसकी यूजफुल लाइफ के बाद, इसकी यूजफुल लाइफ है 20 साल, ये हमारे लिए रेलिवेंट है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए। और इसकी एस्टिमेटेड जो रेजिडुअल वैल्यू है वो 100 मिलियन है, ये हमारे लिए रेलिवेंट है। तो अगर हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे तो हम 1 मई से करेंगे, और अगर आप ये रेंड 31 दिसंबर 2019 की बात कर रहे हैं तो ये आपको मई, जून और फिर उसके बाद आखिरी 6 महीने यानी कि टोटल 7 महीने आपको ये यूज करना पड़ेगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 महीने आप इस एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और इस डेप्रिसिएशन की चार्जिंग के लिए जो आपके लिए कॉस्ट होगी दैट विल बी सम ऑफ दिस, और ये बन रहा है जी 807.80, और इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू बन रही है दैट इज ₹100 मिलियन, और इसका जो डेप्रिसिएशन बनेगी वो 20 years पे आपने चार्ज करनी है। स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर आपने इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन एग्जामिनर ने इसमें नहीं दी है। उसने कहा बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 आपने कैलकुलेट करनी है। तो इसके ऊपर 8 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद द बुक वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड। ठीक है जी, ठीक है जी। 807.80 है टोटल कॉस्ट, क्वेश्चन मार्क, यस 807.80 इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट जिसके ऊपर वो एसेट परचेज हुआ है। अब आप इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे कितनी देर की, आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है 8 महीनों की। तो आपको पता है कि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो फॉर्मूला होता है दैट इज कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है जी,
मल्टीप्लाई बाई 1 यूजफुल लाइफ, अगर परसेंटेज में रेट दिया हो तो वो। तो इसकी जो कॉस्ट है डेट इज 807.80। रेजिडुअल वैल्यू इस केस में हम लोग कितनी लिखेंगे, इसमें से कितनी रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे, और इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 20 ईयर्स, क्योंकि हम लोग इसकी यूजफुल लाइफ लेते हैं, इकोनॉमिक लाइफ नहीं लेते हैं। और आपको पता है कि ये 8 महीनों के लिए है, तो 8/12, तो इसकी टोटल जो डेप्रिसिएशन होगी वो 23.59 मिलियन की होगी। तो इसकी नेट बुक वैल्यू जो कि उसने फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो थी जनाब 807.80 माइनस 23.59 मिलियन, यानी कि टोटल 784